नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे इंडियन पॉलिटी में भारत की राज व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत की बुक, जिसमें कि 15वां लेसन हमने चर्चा में लिया था और अंतर्राज्यीय संबंध यानी इंटर स्टेट रिलेशंस की हम चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इसके पार्ट फर्स्ट की चर्चा की, जिसमें हमने अनुच्छेद 262 जो कि अंतर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए संसद जो कदम उठाती है उससे संबंधित था, और आर्टिकल 263 जो कि अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की हमने चर्चा कर ली थी। आज फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य की, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में हमें बिजनेस करना है। मान लीजिए किसी भी वस्तु को अगर हमें सेल करना है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी आज हम डिटेल से मित्रों चर्चा करेंगे। साथ ही आज चर्चा करेंगे क्षेत्रीय परिषदों की, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से बनाई गई है। साथ ही फ्रेंड्स उसके बाद चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर परिषद की, जो कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के माध्यम से बनाई गई थी, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है 8, जिनको हम 7 सिस्टर स्टेट भी कहते हैं, तो उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो साथियों, जितने भी व्यूअर्स ने इस लेसन की पार्ट फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर से उनको देख लीजिएगा। आज चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की। तो साथियों, ज़रूर से मेरे चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। तो साथियों, चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। और देखो, ध्यान से सुनिएगा, एक एक प्रावधान की डिटेल से हम चर्चा करते चलेंगे। क्या बात बताई जाती है? कहते हैं कि अंतर्राज्यीय व्यापार यानी अंतर्राज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार और वाणिज्य, बिजनेस और कॉमर्स की चर्चा कर रहे हैं। क्या कहता है? कहता है कि भारत के संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 में भारतीय क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन है। बिल्कुल ठीक है, संविधान का भाग 13 है। संविधान का भाग 12 जो है वो वित्त और पैसा यानी संपत्ति से संबंधित है, और भाग जो 13 है वो वाणिज्य और व्यापार की बात करता है। क्लियर? संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग। डिटेल से हमने जब संविधान का चैप्टर डिस्कस किया था, इसी बुक का शुरुआती चैप्टर संविधान से संबंधित थे, उसमें मैंने संविधान के विशेषताओं का चैप्टर आपके समक्ष डिस्कस किया था। उसमें डिटेल से संविधान के 22 भाग की मैंने चर्चा की थी। साथ ही संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ हैं उसकी भी मैंने चर्चा कर ली थी। जितने भी व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, अलग से चैनल पर मेरे संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा। डिटेल से मैंने वहाँ समझाया कि प्रावधान को और अनुसूचियाँ जो है, शेड्यूल्स जो 12 हैं, उसको मैंने डिटेल से ट्रिक के माध्यम से समझाया है। जरूर से आप उसको देख लीजिएगा। तो बात ये बताई जाती है मित्रों कि भाग जो 13 है संविधान का, उसमें हमने अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य यानी समागम आदि का हमने वर्णन किया है। और क्या बात इसमें बताई जाती है? कहते हैं कि संसद सार्वजनिक हित में राज्यों के मध्य अथवा किसी राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु संसद एक राज्य को दूसरे राज्य पर प्राथमिकता नहीं दे सकती। क्या कहना चाहता है ये प्रावधान मित्रों? ये कहता है कि संसद को हमने ये पावर दी है क्या, कि संसद अगर चाहेगी ना तो वो राज्यों के मध्य या किसी भी राज्य के मध्य, यानी एक राज्य से, मान लीजिए एमपी से राजस्थान में माल जा रहा है, गुड्स जा रहा है, कोई भी वस्तु जा रही है, ठीक है, तो इस जाने पर, इस वस्तु के जाने पर वो प्रतिबंध लगा सकता है। कौन? भारत की संसद। यानी हमने संसद को यह शक्ति दी है, संसद को हमने अधिकार दिया है कि आप उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, यानी आप उस पर प्रतिबंध लगा सकते हो। लेकिन आप प्रायोरिटी एक राज्य के, यानी एक राज्य के ऊपर दूसरे राज्य को आप प्राथमिकता नहीं दे सकते कि हाँ इस राज्य को हम ज़्यादा तवज्जो देंगे और इस राज्य को हम कम अहमियत देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। यानी सीधा सा सिंपल सा मतलब ये है कि संसद को हमने ये शक्ति दे दी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी वस्तु जा रही है, यानी किसी भी वस्तु का एक्सपोर्ट हो रहा है, किसी भी वस्तु का निर्यात हो रहा है, तो संसद उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन सार्वजनिक हित में होना चाहिए। वो क्या? सार्वजनिक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। यानी किसी राज्य में वास्तव में, मान लीजिए राजस्थान में किसी वस्तु की बहुत ज़्यादा है, यानी मान लीजिए राजस्थान में बाजरे की प्रधानता बहुत ज़्यादा है और एमपी में बाजरा बहुत कम है, उसका निर्यात हो रहा है मान लीजिए, तो संसद जो होगी वो एमपी में माल वस्तु बेची जा रही है तो उसको वो बढ़ा सकती है, ठीक है, सार्वजनिक हित में है। इस कारण से
और राजस्थान से मान लीजिए विदेशों को बाजरा बेचा जा रहा था, तो उस पर वो प्रतिबंध लगा सकती है कि बाजरा विदेशों में ना बेचा जाकर के इस राज्य में कमी है, पूरे देश में मान लीजिए खाद्यान्न की कमी है, तो वो फिर वहाँ पे प्रतिबंध लगा सकती है और फिर अन्य राज्यों पर उसको वो निर्यात कर सकती है। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। नेक्स्ट ये बात बताई जाती है कि किसी राज्य की विधायिका सार्वजनिक हित में उस राज्य तथा उस राज्य के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, किंतु इस उद्देश्य के लिए विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है। यानी जैसे हमने संसद को पावर दी है कि आप व्यापार, बिजनेस पर और कॉमर्स पर, समागम यानी घूमने पर आप प्रतिबंध लगा सकते हो, उसी प्रकार से राज्य की विधायिका भी हमने ये शक्ति दी है, हमने पावर दी है कि सार्वजनिक हित में यानी जनता के हित में होना चाहिए, वो राजनीतिक तुष्टीकरण या राजनीतिक मामले के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सार्वजनिक हित में अगर काम होगा तो राज्य की सरकार जो होगी, राज्य की जो विधायिका जो होगी, वो भी व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर वो प्रतिबंध लगा सकती है। लेकिन उसको पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसा बिल लेकर के आना पड़ेगा और उस बिल को रखने से पहले राष्ट्रपति से पहले उनको अनुमति, परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मामला है मित्रों, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है और अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर आप प्रतिबंध लगाना चाह रहे हो। इस कारण से सबसे पहले आपको राष्ट्रपति से सहमति, राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी इस बिल को लाने के लिए, ऐसा काम करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक की बात मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आई है। नहीं, एक तो संसद को हमने अधिकार दिया, दूसरा हमने राज्य की विधायिका को भी अधिकार दे दिया कि आप जनता के हित में व्यापार को प्रतिबंध लगाना चाहते हो, बिजनेस पर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हो तो आप उस पर लगा सकते हो, लेकिन जनता के हित में वो काम होना चाहिए, अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी क्या बात बताई जाती है, कहते हैं कि संसद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उचित प्राधिकरण की नियुक्ति कर सकती है तथा इसे प्रतिबंधित भी कर सकती है। संसद इस प्राधिकरण को आवश्यक शक्ति तक कार्य दे सकती है, किंतु अभी तक ऐसे प्राधिकरण की गठन नहीं किया गया है। यानी तीसरा प्रावधान ये कहता है कि संसद जो होगी वो व्यापार और वाणिज्य, जो हम बात कर रहे हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार और वाणिज्य की जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, उस पर आप प्रतिबंध लगाना चाहते हो, तो ऐसा काम करने के लिए यानी उसकी स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना है, मान लीजिए व्यापार और वाणिज्य को हमें और भी बढ़ाना है, तो उसको बढ़ाने के लिए संसद क्या करेगी, एक उचित अथॉरिटी यानी एक अथॉरिटी, एक प्राधिकरण की वो नियुक्ति कर सकती है। वो प्राधिकरण क्या काम करेगा, उसका काम ही यही होगा कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो होगा उसको बढ़ाएगा, यानी कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में हम व्यापार को बढ़ा सकते हैं, उसका काम यही होगा। यानी वो ऐसे काम बढ़ाएगा, इस काम को वो और भी बढ़ाएगा। लेकिन ये करा कि अभी तक संसद ने ऐसे किसी भी अथॉरिटी की नियुक्ति नहीं की है और इस प्राधिकरण को आवश्यक शक्ति और काम भी वो दे देगी संसद। ठीक है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे उचित प्रतिबंधों की बात की जा रही है कि वो संसद जो होगी वो उस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। यानी सिंपल से तरीके से हम ये समझें तो सीधा सा मतलब ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि संसद को और राज्य विधायिका को हमने ये शक्ति दी है कि सार्वजनिक हित में, जनता के हित में जब भी आपको लगे तो आप अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य को जो स्वतंत्रता है उस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हो। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ आई। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय परिषदों की। ठीक है, पूरे भारत में हमने 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांट रखा है, तो क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, लेसन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात बताई जाती है इसमें, कहते हैं कि क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बना है कि क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय है, क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है, क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय है। सांविधिक मतलब कानून के द्वारा, यानी लॉ बना करके, कानून बना करके हमने इस संस्था को एस्टेब्लिश किया है, इस संस्था को हमने बनाया है, यानी कानून बनाया है। और कानून कौन सा था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से हमने इसका गठन किया है। इसी कारण हम इसको क्या करें हैं, सांविधिक निकाय, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक निकाय क्या होता है, मैंने पिछले लेसन्स में भी इस बात की कई बार चर्चा की है। संवैधानिक निकाय वो होगा जिसका हमने प्रावधान संविधान में किया है, यानी जिस भी संस्था का, जिस भी इंस्टीट्यूशन का, जिस भी बॉडी का हमने संविधान में उल्लेख कर दिया, उस बॉडी को हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए निर्वाचन आयोग है, आप ध्यान रखना आर्टिकल 324 में
हम निर्वाचन आयोग की बात करते हैं यानी इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 संविधान का है, इसलिए हम इसको संवैधानिक इकाई कहते हैं क्योंकि संविधान में इसका हमने उल्लेख किया है। उसी प्रकार से केग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 312 में चर्चा करते हैं। तो इन सभी की मित्रों प्रावधान, इन सभी का प्रावधान, इन सभी की जो चर्चा हमने यानी इन सभी का उल्लेख हम संविधान में करते हैं, इस कारण से हम इनको क्या कहते हैं, संवैधानिक निकाय। लेकिन क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख हमने संविधान में नहीं किया है। इसको तो हमने किसके माध्यम से बनाया है, कानून के माध्यम से। और कानून कौन सा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है। इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय परिषदों जो होती है, इस कारण हम इसको सांविधिक निकाय कहते हैं। सांविधिक का मतलब ये होता है विधि यानी कानून होता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ आई। डिटेल से एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। आगे देखो क्या कहता है, इस कानून ने देश को 5 क्षेत्रों में बांट दिया है। कौन कौन से, उत्तर, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमने 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया है तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का गठन भी किया गया है। यानी पूर्व, देखिए पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और मध्य, इन 5 क्षेत्रों के लिए हमने 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई है। ठीक है, आगे चर्चा भी करेंगे कि क्षेत्रीय परिषदों का काम क्या होता है, हम इनको क्यों बनाते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। ना 5 क्षेत्रीय परिषदें हमारे भारत में हैं। और देखो अब चर्चा कर रहे हैं कि क्षेत्रीय परिषदें जो होती है उसमें सदस्य कौन कौन होते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या बात बताई जाती है इसमें, कहते हैं कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री इसका सदस्य होगा। और मित्रों 5 जो क्षेत्रीय परिषदें हैं कौन कौन सी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य, इन 5 क्षेत्रीय परिषदों का जो अध्यक्ष होता है ना, प्रेसिडेंट जो होता है, वो भी गृह मंत्री ही होता है। ठीक है, पिछले जो वीडियो में हमने चर्चा की थी अंतर्राज्यीय परिषदों की, आज चर्चा कर रहे हैं क्षेत्रीय परिषदों की। पिछली वीडियो में आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा की थी और उसमें हमने अध्यक्ष किसको बताया था, अध्यक्ष हमने बताया था मित्रों प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और गृह मंत्री जो था उसमें सदस्य था। लेकिन यहाँ पे क्षेत्रीय परिषदों में गृह मंत्री जो होगा वो अध्यक्ष होगा, 5 क्षेत्रीय परिषदों का वो अध्यक्ष होगा और प्राइम मिनिस्टर की इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। क्लियर, तो ये मैंने आपके यहाँ पे कंपैरिजन अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद का भी किया। तो अध्यक्ष की चर्चा करें, देखिए गृह मंत्री इनका सबका अध्यक्ष होता है। और सदस्य की बात कर रहे हैं तो सदस्य हो ही गया, गृह मंत्री हो गया इसके सदस्य। क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री। यानी जैसे मान लीजिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में विभिन्न प्रकार के स्टेट शामिल होते हैं। तो जितने भी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में राज्य शामिल हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। साथ ही क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से 2 अन्य मंत्री भी। यानी मान लीजिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 5 राज्य हैं तो 5 राज्यों के तो सीएम इसमें शामिल हो गए और साथ ही 5 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में से 2-2 मंत्री यानी 10 मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट कहता है क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। यानी मान लीजिए कोई केंद्र शासित प्रदेश है और उस केंद्र शासित प्रदेश में जैसे दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं मित्रों, वहाँ पे हमने विधानसभा बना रखी है, इस कारण से वहाँ पे सीएम होता है। लेकिन अन्य क्षेत्र, अन्य केंद्र शासित प्रदेश यानी अन्य यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा नहीं है, इस कारण से वहाँ पे प्रशासक होते हैं। तो उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे। क्लियर। इसके अलावा निम्नलिखित व्यक्ति क्षेत्रीय परिषद से सलाहकार के रूप में संबंधित होते हैं। यानी कुछ अन्य व्यक्ति भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल होते हैं और वो क्या काम करते हैं, वो केवल सलाहकार होते हैं। यानी वो उनका काम होता है सजेशन देना और उनका जो होता है काम सलाह देना उनका काम होता है और वे किसी प्रकार का वोट उसमें नहीं करते। ठीक है। तो कौन कौन होते हैं सदस्य, कह रहा है नीति आयोग द्वारा मनोनीत व्यक्ति। यानी हमारा जो नीति आयोग है उसके द्वारा कोई मनोनीत व्यक्ति जो होगा वो भी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य होगा। नेक्स्ट कहता है क्षेत्र में स्थित प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिव। यानी जो मैंने आपको बात बताई थी कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में मान लीजिए 5 राज्य हैं तो 5 राज्यों के जो मुख्य सेक्रेटरी यानी चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी भी इसमें शामिल होंगे। और क्षेत्र के प्रत्येक राज्य से विकास आयुक्त यानी डेवलपमेंट का जो कमिश्नर है वो भी इसमें शामिल होंगे। क्लियर। तो ये मैंने आपको बात बताई कि कौन कौन से इसमें सदस्य शामिल होंगे। और देखो आगे बात बताई जाती है क्या, इसमें कहते हैं कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है। इसकी मैंने आपके साथ शुरुआत में ही चर्चा की थी कि 5 जो क्षेत्रीय परिषद हैं उनका अध्यक्ष जो होगा वो होगा हमारा केंद्र सरकार का गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर जो होगा, सेंट्रल होम मिनिस्टर, वो इसके अध्यक्ष होंगे। प्रत्येक मुख्यमंत्री क्रमानुसार 1 वर्ष के समय के लिए परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। क्षेत्रीय परिषदें केवल चर्चात्मक और परामर्शदात्री निकाय
होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अध्यक्ष कौन हो गया? पांचों क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष हो गए। सेंट्रल कैबिनेट जो मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, वो अध्यक्ष हो गए। साथ ही उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष जो होंगे वो 1 साल के लिए, प्रत्येक मुख्यमंत्री जो होगा वो 1 साल के लिए उसका उपाध्यक्ष होगा। यानी 5, मान लीजिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में 5 राज्य हैं, तो अध्यक्ष तो होगा गृह मंत्री, और उपाध्यक्ष कौन होगा? इन 5 राज्यों में से 1 साल के लिए, यानी मान लीजिए 5 राज्य है, 5 राज्य में से 1 साल के लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री हो गया उपाध्यक्ष, दूसरे साल दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री, इसी 5 राज्यों में से तीसरे साल तीसरे राज्य का, ऐसे कर करके मित्रों 1 साल के लिए उपाध्यक्ष के रूप में वो उनके सीएम होते हैं। और क्षेत्रीय परिषद का जो काम होगा वो क्या होगा? केवल सजेशन देना, चर्चा करेगी और केवल वो सजेशन देने का काम करेगी। वो जो भी सजेशन देगी वो बाध्यकारी नहीं होगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का भी हमने इसी बात की चर्चा की थी कि अंतर्राज्यीय परिषद जो होगी उसका काम भी मित्रों सलाह देने का काम होता है। परामर्शदात्री वो निकाय होती है, सलाहकारी वो निर्णय देती है, यानी सलाह उसका काम जो होता है वो सजेशन देने का काम होता है। वो किसी भी प्रकार से जो भी सजेशन देगी, जो भी वो निर्णय देगी वो बाध्यकारी नहीं होगा, यानी सरकार उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल उसका काम सजेशन देने का है, सलाह देने का उसका काम है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्र के बीच सहभागिता और समन्वयता को बढ़ावा देना है। ये परिषदें आर्थिक और सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन आदि जैसे संबंधित विषयों पर विचार विमर्श और संस्तुति करती है। यानी सिंपल सी बात, क्षेत्रीय परिषद हमने क्यों बनाई है, आगे हम चर्चा भी करेंगे कार्यों में कि आखिर क्यों हमने क्षेत्रीय परिषदों को बनाया है। लेकिन जो पर्पज उद्देश्य यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि इनका काम जो है, इनका उद्देश्य है, यानी इनको हमने बनाया ही क्यों? इनको हमने इसलिए बनाया ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र, यानी एक तो हमारे देश में केंद्र है, एक राज्य सरकारें हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बने, समन्वयता हो, सहभागिता सभी की हो, यानी सभी का पार्टिसिपेशन हो। सरकार और भारत जो देश है वो एकता और अखंडता का जो हमारा मूल सिद्धांत है वो बना रहे, यानी विविधता में एकता और पूरा भारत अखंड रहे, ठीक है। साथ ही परिषद जो होगी क्षेत्रीय परिषद, उसका काम है आर्थिक और सामाजिक योजना, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक सीमा विवाद उत्पन्न हो गया, मान लीजिए कोई भी, या इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट है, एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन हो रहा है, उन सभी जो विषय हैं, इन सभी मामलों पर वो विचार विमर्श और संस्तुति यानी रिकमेंडेशन, यानी सलाह देने का वो काम करती है, ठीक है। यानी क्षेत्रों से संबंधित कोई भी मामला उठता है ना, तो उन पर वो सलाह देने का काम करती है ताकि पूरा देश एक बना रहे और मामले को एक आसान तरीके से सुलझाया जा सके, ठीक है। अब चर्चा कर रहे हैं मित्रों कि क्षेत्रीय परिषदों के काम और उद्देश्य क्या है, डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो पहला काम बताया जा रहा है कि भावुकतापूर्ण देश का एकीकरण प्राप्त करना, यानी जब हमारा देश का एकीकरण हुआ, डिटेल से हमने चर्चा भी की थी शुरुआती चैप्टर में इस बुक के, तो एक भावुकतापूर्ण, एक मेलजोल के भाव से, समन्वयता के भाव से, कोऑर्डिनेशन के रूप में सभी लोगों के साथ मिलजुल करके देश का एकीकरण हो सके, इस कारण से हमने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया। दूसरा काम कह रहा है कि राज्य की भावना, यानी तीक्ष्ण राज्य भावना, क्षेत्रवाद, भाषाई और विशेषतावाद के विकास को रोकने में सहायता करना, यानी जो क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है, एक क्षेत्र विशेष के लोगों यानी एक क्षेत्र विशेष के लोग अलग राज्य की मांग करते हैं, या भाषाई विवाद उत्पन्न होता है, या तीक्ष्ण राज्य भावना यानी क्षेत्रवाद की जो विचारधारा उत्पन्न होती है उसको हम रोकें। साथ ही विभाजन के बाद प्रभावों को दूर करना, यानी जब भारत देश का विभाजन हुआ 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान में, तो उसके बाद जितने भी इफेक्ट हमारे देश पर पड़े, गलत प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़े, उसको हमने दूर किया इन क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से। नेक्स्ट कहते हैं कि केंद्र तथा राज्यों को सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने में तथा एक समान नीतियों के विकास के लिए विचारों और अनुभवों के आदान प्रदान में सक्षम बनाना, यानी केंद्र और राज्य इनको सामाजिक और आर्थिक विषयों पर एक दूसरे की सहायता करने का काम करती है कौन? क्षेत्रीय परिषदें। और एक समान नीतियों को विचार और अनुभव के माध्यम से आदान प्रदान भी करती है कौन? हमारी ये क्षेत्रीय परिषदें। और नेक्स्ट कहते हैं कि देश के अलग अलग क्षेत्रों के मध्य राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना, यानी देश के जितने भी क्षेत्र हैं उनके समय उन सभी के बीच में राजनीतिक साम्य सुनिश्चित हो सके। तो ये काम भी करने का काम जो है हमारे क्षेत्रीय परिषदें करती है। क्लियर? आई होप कि मित्रों क्षेत्रीय परिषदों के बारे में आपको डिटेल से समझने में आसानी हुई है। अब फ्रेंड्स अंतिम चर्चा कर रहे हैं पूर्वोत्तर परिषद की, और फिर हमारा लेसन जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या बात बताई जाती है पूर्वोत्तर परिषद? देखिए मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत को हमने 5 क्षेत्रों में बांट दिया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और मध्य पूर्वी, ठीक है।
तो 5 क्षेत्रों में हमने तो बांट दिया, लेकिन एक और क्षेत्र बच गया, कौन सा? नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र बच गया। इस क्षेत्र के लिए मित्रों हम क्या करते हैं, अलग से हमने एक काउंसिल बना रखी है, और उस काउंसिल का क्या नाम है? पूर्वोत्तर परिषद। उस काउंसिल का नाम है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, यानी पूर्वोत्तर परिषद। और इसको मित्रों अलग कानून बना करके हमने इसको गठन किया है, और वो कानून कौन सा है? पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 है। ठीक है, क्या बात करते हैं, क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन हमने अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम सम्मिलित है। यानी जो 7 सिस्टर स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं, और साथ ही जो सिक्किम है वो भी इसमें शामिल है, यानी पूरे 8 स्टेट हमने इसमें शामिल कर रखे हैं। ठीक है, सिक्किम अलग है, और 1 2 3 4 5 5 6 और 7, ये 7 जो स्टेट है मित्रों, इनको हम कहते हैं 7 सिस्टर स्टेट। ठीक है, तो इन 8 राज्यों को मिलाकर के हमने मित्रों अलग से एक पूर्वोत्तर परिषद बना रखी है, और इस पूर्वोत्तर परिषद का यानी इन 8 राज्यों को हम नियंत्रण कंट्रोल जो करते हैं वो करते हैं पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के माध्यम से। क्लियर? नेक्स्ट क्या कहते हैं, कहते हैं कि इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्यों सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषदों के हैं, यानी जो काम क्षेत्रीय परिषद करती है वही काम इसका भी होता है। यानी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये योजना बनानी है, नीतियाँ बनानी है, राजनीतिक साम्य सुनिश्चित करना है, वो सभी काम जो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वो सारे काम इसके भी होते हैं, यानी सेम काम इसके भी होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि यह एक एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना बनाती है जिसके साझे महत्व के विषय सम्मिलित हों। इसे समय समय पर सदस्य राज्यों द्वारा क्षेत्र में सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करनी होती है। यानी सिंपल सी बात क्या करा है, ये काम करती है एकीकृत और क्षेत्रीय योजना बनाने का। यानी पूर्वोत्तर परिषद हमने चर्चा कर रहे हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र जितने भी यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं उन पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए ये काम क्या करती है, स्कीम यानी प्लान बनाने का, योजना बनाने का एक काम करती है, जिसमें सभी राज्यों का एक महत्व सुनिश्चित हो, सम्मिलित हों, और समय समय पर इसके जो राज्य हैं 8 राज्य हैं इनमें सुरक्षा हम कैसे सुनिश्चित करें, और साथ ही पब्लिक जो मैनेजमेंट है, सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसका रखरखाव के लिए सारा काम उठाने का कदम जो भी हम उठाएंगे वो इसके माध्यम से पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने चर्चा की पूर्वोत्तर परिषद के बारे में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे प्रकार से समझ में आया है। तो साथियों आज ये लेक्चर हमारा लेसन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, जो कि अंतर्राज्यीय संबंध से संबंधित था। इंटर स्टेट रिलेशंस की हमने चर्चा कर ली है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों इसको शेयर कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और साथियों मैंने आपको बताया है कि पूरी कंप्लीट भारत की राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी हम करने वाले हैं। 15 लेसन हमने कर लिए हैं। पूरी बुक जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें 80 अध्याय हैं, 80 लेसन हैं। अगले लेसन में मित्रों चर्चा करेंगे लेसन नंबर 16, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों लेसन है, और वो लेसन जो होगा वो होगा इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी आपातकालीन प्रावधानों की हम चर्चा करेंगे। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 360, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के मित्रों अगले लेसन में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों लेसन है, एक एक प्रावधान की डिटेल से पिछले लेसन में जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं वैसे उस लेसन में चर्चा करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में आपातकालीन प्रावधानों के नए लेसन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स सबसे हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।